जन्म लिया इन वीरांगनाओं ने। ऐसी एक झंकार हूँ, मातृभूमि पर मुझे गौरव है, अभिमान है, जो कभी झुके नहीं, ऐसी एक ललकार हूँ। 16वीं शताब्दी की शुरुआत थी। और यही वह समय था जब पुर्तगालियों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए दक्षिण पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश किया था। पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण महासागर में व्यापार करने के लिए उन्होंने कार्ताज नाम का परमिट लगाया, जिसके बिना वो किसी को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं देते थे। साल था 1525। पश्चिमी घाट के बीचों बीच बसा था एक प्रांत, उल्लाल। इसी राज्य के चौथा राजघराने में मेरी शक्ति स्वरूपा रानी अबक्का ने जन्म लिया। अबक्का के मामा तिरुमल राय ने उन्हें तलवारबाजी, शासन व्यवस्था और प्रशासन में प्रशिक्षित करवाया। कम उम्र में ही उनका राज्याभिषेक उल्लाल की रानी के रूप में कर दिया गया। उल्लाल की करीबी बंदरगाह मैंगलोर और अरब के देशों में व्यापार कई सालों से फल फूल रहा था। तब वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि पर कब्जा करने से रोकती रही। इस बहादुर रानी का नाम था बेगम हजरत महल। वर्ष 1820 में एक साधारण से परिवार में जन्मी हजरत महल, नाम था उमराव। बेहद खूबसूरत थी वो। उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत प्यार से पाला था। परंतु 14 साल की कच्ची उम्र में उमराव ने अपने माँ बाप को महामारी में खो दिया। इस अकेलेपन ने उन्हें मजबूत बनाया और विपत्तियों से जूझने की शक्ति दी। वाले ने उन्हें नवाब वाजिद अली शाह के परीखाने में पहुंचा दिया, जहां उन्हें महक परी के नाम से जाना जाने लगा। संगीत और नृत्य के साथ साथ महक परी राजनीति में भी निपुण हो गई। वाजिद अली शाह ने महक को अपनी बेगम बनाने का फैसला किया और उन्हें बेगम हजरत महल का खिताब दिया। वाजिद अली शाह और महक परी की एक संतान हुई, जिसका नाम बिरजिस कदर रखा गया। बेगम हजरत महल की जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू। पर संपन्न जिंदगी की खुशियां हजरत महल की जिंदगी में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। अवध पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को हर तरह से गैर जिम्मेदार और अयोग्य शासक घोषित कर दिया।
let it be proclaimed that Nawab Wajid Ali Shah is ruling Awadh in an incompetent manner, and he has no right to the throne. Drive him out of Awadh. कौन जानता था नवाब वाजिद अली का लिखा ये गीत एक दिन उनकी ही आप बीती बन जाएगा। अवध को अलविदा कहने के साथ साथ नवाब ने बेगम हजरत को भी अलविदा कह दिया। और अवध में ही अकेला छोड़ दिया। बेगम एक बार फिर अकेली हो गई। वाजिद अली के जाने का दुख पूरे शहर को था, मगर इस बात की कोई परवाह नहीं कर रहा था कि हजरत महल के सपनों का महल भी टूट रहा था। शोक ने एक चिंगारी जगा दी बेगम ने। बेगम ने अपने आंसू पोंछे, तलवार हाथ में थामी, सर पर कफन बांधा और निकल पड़ी इतिहास का एक अविस्मरणीय पृष्ठ लिखने। वो बखूबी जानती थी कि अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से न केवल अवध बल्कि देश का जन जन परेशान था। बेगम ने अंग्रेजों के प्रति जनता के गुस्से को एक मकसद दिया। झुकना तो दूर, बेगम हजरत महल एक दीवार बनकर खड़ी हो गई अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने चर्बी वाले कारतूसों की नई एनफील्ड राइफल का उपयोग किया। इस घटना ने सिपाहियों के सालों साल से दबे हुए गुस्से को उकसाया और क्रांति छिड़ गई। मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की एक ज्वाला भड़क गई और क्रांति की ये चिंगारी लखनऊ तक आ पहुंची। अंग्रेजों ने लखनऊ रेजिडेंसी में शरण ली। ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान इसी इमारत में रहा करते थे। इस क्रोध की चिंगारी से बेगम ने क्रांति की मशाल जलाई। अंग्रेजों की नजर बेगम हजरत महल और उनके सैनिकों पर थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बेगम के साथ सिर्फ अवध के सैनिक ही नहीं थे, उनके नेतृत्व में अवध का हर वासी सैनिक बन गया था, जो जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार था। गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच के सारे क्षेत्र बेगम के साथ थे। हमें गुलाम बनाने की ख्वाहिश रखने वाले अंग्रेजों को मिटा के रख दो। एक भी फिरंगी रेजिडेंसी से बाहर ना आ सके। हमला! उन्होंने स्थानीय राजाओं और तालुकदारों की मदद से रेजिडेंसी पे धावा बोला। उन्होंने 35,000 से अधिक सिपाही और 25 तोपें रेजिडेंसी के अंदर तैनात की। मजाल थी कि बेगम की इजाजत के बिना हवा भी अंदर आ पाती। लखनऊ रेजिडेंसी इस समय बेगम की युद्ध कुशलता का प्रतीक बन चुका था। तोपों के प्रकोप से हेनरी लॉरेंस और मेजर बैंक्स की मृत्यु हो गई, जिससे अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंची। भारतीय सिपाहियों के दृढ़ निश्चय से वहां कैद ब्रिटिश अफसर 86 दिन तक अपने कदम रेजिडेंसी से बाहर नहीं निकाल पाए, और न ही अंग्रेज अधिकारी उनसे संपर्क कर पाए। ये घेराबंदी बेगम की अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी। दीवारों और दरख्तों पर खून के छींटे बयां करते थे देशभक्ति का खुमार। अंग्रेजों के हौसले को
बेगम ने चूर चूर कर दिया। आसमां में गूंज रही थी अवध की दहाड़। इसी दौरान उन्होंने अपने 14 साल के बेटे बिरजिस को अवध का नवाब बनाकर लखनऊ को अपने अधीन कर लिया और खुद राजकाज संभाला। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मेरे बेटे को नए नवाब के रूप में स्वीकार किया। अब इसी तरह हम मिलकर एक ऐसी सेना बनाएंगे जो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अक्टूबर 1857 जनरल कैम्पबेल अपनी फौज लेकर लखनऊ रेजिडेंसी पहुंचा, लेकिन रानी की शक्ति का पूरी तरह से एहसास अब भी शायद अंग्रेजों को नहीं था। चाहे रेजिडेंसी में अंग्रेजों को बंद दरवाजों के पीछे रोकना हो या फिर सिकंदराबाद में अंग्रेजों के हर वार का जबरदस्त पलटवार करना, बेगम और उसकी फौज की ताकत और हौसलों को देखकर अंग्रेज तिलमिला उठे। आखिर जनरल कैम्पबेल अपने देशवासियों और घायलों को लेकर लखनऊ छोड़ कानपुर के लिए निकल गया। अवध के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कैम्पबेल ने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी की और 40,000 सैनिकों के साथ बेगम और उसकी सेना पर हमला कर दिया। बेगम हजरत ने अपनी फौज को जंग के लिए फिर प्रेरित किया। ये जंग सिर्फ अवध की जमीन के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए है। ये हमारा देश है और इस पर हमारा ही हक है। जो हमसे ये हक छीनेगा, हम उससे उसकी जिंदगी छीन लेंगे। हमला! मूसाबाद में फिर घमासान टक्कर हुई और यही हुई अवध में अंग्रेजों के साथ आखिरी जंग। बेगम जीत जान से लड़ी। रिवाजों के हर नियम को लांघ कर ये वो महक परी थी जिसने चेहरे से पर्दा उठाया और मैदान में उतर खड़ी। पर अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और बेगम और उसकी सेना को शहर से बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें कुछ भत्ता देने की भी कोशिश की, जिसे स्वाभिमानी हजरत ने ठुकरा दिया। बेगम लगातार अंग्रेजों से मुकाबला करने का प्रयास करती रही, लेकिन तब तक अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। बेगम का खजाना खाली हो चुका था, हालात काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती कि वो अंग्रेजों की बंदी बने। बेगम हजरत महल नहीं चाहती थी कि उनके जज्बे को कोई हरा सके, इसलिए वो अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। 7 अप्रैल 1879 को बेगम इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेगम हजरत ने ये सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम की कभी हार नहीं होती। आजादी की लड़ाई के लिए बेगम हजरत असंख्य वीरों को प्रेरित कर गई। एक झंकार हूं, मातृभूमि पर गौरव है, अभिमान है, जो कभी झुके नहीं, ऐसी एक ललकार हूं। शक्ति का